कक्षा 9 के पाठ 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसका अध्ययन करेंगे। डायग्राम के माध्यम से क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आम आदमी के लिए पदार्थ शुद्ध है कैसे। तो आम आदमी का ये धारणा होता है कि शुद्ध का अर्थ है पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। ठीक है, आम आदमी का यही धारणा होता है कि उसमें कोई मिलावट ना हो। लेकिन अगर बात करें वैज्ञानिकों के अनुसार कि पदार्थ किस प्रकार शुद्ध हो सकता है, एक वैज्ञानिक के लिए पदार्थ किस प्रकार शुद्ध हो सकता है, जिस प्रकार देखें तो किसी पैकेट दूध का पैकेट है और उसमें लिखा है 100% शुद्ध, तो आम आदमी समझेगा कि ये जो दूध का पैकेट है पूर्ण रूप से शुद्ध है। लेकिन वैज्ञानिक के अनुसार बात करें तो वैज्ञानिक की दृष्टि से इसमें वैज्ञानिक कहेगा इसमें ये दूध के पैकेट में जल के अणु हैं, वसा की बूंदें हैं और इसमें प्रोटीन के कण भी हैं, तो इसके कारण से वो कहेगा ये पदार्थ शुद्ध नहीं है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से दूध है, ये दूध का पैकेट है जिसमें जल है, वसा है और प्रोटीन का मिश्रण है। तो विज्ञान में शुद्ध का अर्थ है कि पदार्थ में मौजूद सभी कण क्या होना चाहिए, समान रासायनिक प्राकृतिक के हो, तभी वो पदार्थ शुद्ध कहलाएंगे। ठीक है, अगले स्लाइड में जाते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या होता है, निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि हमारे चारों ओर के अधिकांश पदार्थ शुद्ध नहीं है बल्कि ये क्या है, मिश्रण है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि मिश्रण क्या होता है। ये मिश्रण शब्द है, तो मिक्सर ये शब्द आ गया, तो ये मिश्रण क्या है। तो मिश्रण जो है, मिश्रण एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, मिश्रण क्या है, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। अब हम मिश्रण को दो भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं समांगी होमोजेनियस और दूसरे होते हैं विषमांगी हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो विषमांगी या समांगी, तो सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे समांगी मिश्रण के बारे में। ठीक है, तो समांगी मिश्रण क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो समांगी मिश्रण जिसकी बनावट और संगठन संपूर्ण मात्रा में क्या होनी चाहिए, समान मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, उसके अवयवों की बात करें, इसके अवयवों को आसानी से अलग नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे हम नमक और चीनी को घोल देंगे तो इसमें हम आसानी से नहीं देख सकते हैं, या तो नमक और चीनी को घोलें या तो नमक और पानी, नमक पानी, या तो नमक की जगह पर चीनी भी ले सकते हैं। ठीक है, इनके घोलें तो इसको आसानी से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नमक, जल में नमक या तो मिश्र धातुएं की बात करें, तो जिसमें हम बात करें मिश्र धातुएं पीतल, तो पीतल में हम बात करें अगर पीतल में तो 30% जिंक होता है और 70% कॉपर। ठीक है, 30% जिंक और 70% कॉपर। तो समांगी मिश्रण में ये क्या समझ में आया कि समांगी मिश्रण में मिश्र धातुएं और जल में नमक या तो चीनी, तो ये सब क्या है, समांगी मिश्रण है, क्योंकि ये समान मात्रा में मिल जाती है, घुल जाती है। ठीक है, अब विषमांगी मिश्रण की बात करें तो विषमांगी मिश्रण होता है जिसके अंश भौतिक दृष्टि से अलग होते हैं, यानी पृथक होते हैं, संगठन क्या होते हैं, असमान होते हैं। उसमें क्या होते थे, समान होते थे और इसमें असमान होते हैं। जिसमें बात करें सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, ठीक है, दोनों का मिश्रण है। तो ये लोहे की मिश्रण जो है, लोहे की छीलन जो है सो तल में बैठ जाता है, तली में बैठ जा रहा है, जिस प्रकार यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए जल में नमक था तो ये पूर्ण रूप से घुल गया था एक समान मात्रा में। ठीक है, लेकिन ये तो या तो जल में हमको भी नींबू को डालें तो ये नींबू भी पूर्ण रूप से घुल जाता है, तो ये समांगी मिश्रण में है। तो लेकिन इसमें हम देखते हैं तेल और जल, तेल और जल, तेल जो है सो पानी के ऊपर में परत बना देगी, तो ये भी विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो अन्य समझ लीजिए विषमांगी मिश्रण पूर्ण रूप से घुल नहीं पाएंगे अघुलनशील। आगे बात करते हैं विलयन। तो आप अभी हम समझते हैं विलयन के बारे में, इंग्लिश में कहेंगे सॉल्यूशन। तो समांगी मिश्रण का उत्कृष्ट उदाहरण इसके आधार पर हम समझ देंगे कि समांगी मिश्रण क्या है। तो
यहाँ हम देख रहे हैं कि चम्मच है, चम्मच में चीनी या तो नमक मान लीजिए, ठीक है, और एक साइड जार, जार में पानी लीजिए और दोनों का सॉल्यूशन किए तो ये विलयन के रूप में हो गया। यानी विलय, यहाँ विलयन क्या होता है, जिसमें विलय और विलायक होते हैं उसी को विलयन कहते हैं, ठीक है। विलय और विलायक मिलकर के बनाते हैं विलयन, ठीक है। तो विलयन और विलायक क्या होते हैं समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं विलय क्या होते हैं। विलय यानी जिसकी मात्रा कम हो, ठीक है, जो कम मात्रा में हो और घुलता हो, जैसे नमक और चीनी, ठीक है, कम मात्रा में होता है और घुलता है। और विलायक यानी पानी, ठीक है। एक पानी का गिलास इस समझ लीजिए, 700 ml पानी है, 700 ml मान लेते हैं, ठीक है, पानी है, और इसमें नमक की मात्रा कितनी हो सकती है, 2 चम्मच, ठीक है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं दोनों ऐड करके इसकी मात्रा में देखें कि विलय की मात्रा कम है और विलायक की मात्रा अधिक है। और विलायक का काम क्या होता है, जिसकी मात्रा अधिक हो और विलय को घोलने का काम करता है ये विलायक, ठीक है। और दोनों को मिलकर क्या होता है, विलयन। तो विलयन क्या हुआ, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही कहलाता है विलयन, ठीक है। अब हम विलयन को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि विलयन के कणों का आकार कितना होता है। तो विलयन का जो कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर होता है, यानी 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है। यानी कहें तो नंगी आंखों से इसको अदृश्य समझ में आएगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। अब बात करें कि टिंडल प्रभाव, तो ये प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ नहीं फैलाते तो ये टिंडल प्रभाव नहीं करते हैं, ठीक है। अगर फैलाता तो टिंडल प्रभाव होता, ठीक है। यानी प्रकाश की रोशनी इसमें देखिए ग्लास में प्रकाशित किए तो पूर्ण रूप से पार हो गया, नहीं फैलाएगा, ठीक है। अब बात करें छानने की विधि द्वारा, अगर हम नमक और पानी के मिश्रण है या नमक और चीनी के मिश्रण है या तो कोई शरबत है तो उसको हम छान नहीं सकते। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को अलग नहीं कर सकते हैं। अगर नमक और चीनी को घोले या तो नमक और पानी को घोले, नमक या पानी या चीनी को घोले, ठीक है, तो इसके कणों को हम अलग नहीं कर सकते छाननी करके, ठीक है, क्योंकि ये अत्यंत अस्थायी होते हैं। आगे बात करते हैं विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता यानी विलयन की सांद्रता पे बात करें तो किसी निश्चित तापमान पर अधिक विलयन में विलय पदार्थ और नहीं घुलता, ठीक है, और नहीं घुलता। जैसे मान लीजिए 1 गिलास पानी है या तो 500 ml है, तो इसमें से हम देखें कि चीनी हम मिला दे रहे हैं पूरे अधिक मात्रा में, या तो 500 ml या तो 200, तो और अधिक नहीं घुल सकता है तो ये घुलेगा ही नहीं, तो इसे कहेंगे असंतृप्त, ठीक है। लेकिन अगर और नहीं घुलता है तो इसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। यदि मात्रा संतृप्त से कम हो तो असंतृप्त कहते हैं, ठीक है। जैसे हम समझते हैं ध्यान से, किसी निश्चित तापमान पे अधिक विलयन में विलय पदार्थ और अधिक नहीं घुलता है तो इसे संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। यदि मात्रा संतृप्तता से कम हो तो क्या कहेंगे, घुलने से कम हो तो असंतृप्त कहेंगे, ठीक है। इसको 3 विधि द्वारा विलयन की सांद्रता जांच कर सकते हैं। एक द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत, विलयन के आयतन या तो आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान या विलयन के आयतन, द्रव्यमान प्रतिशत में हम देखें द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। इसमें क्या होता है, विलय का द्रव्यमान होता है, विलय यानी चीनी या नमक, ठीक है, और बट्टा क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान, यानी लिक्विड है तो उसके यानी पानी है या तो को इसके उसका द्रव्यमान, और गुने 100, ठीक है। और द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत में हम देखें तो विलय का द्रव्यमान हम देखें तो ऊपर में यानी अंश में हम देख रहे हैं सब में विलय का द्रव्यमान, इसमें दोनों में विलय का द्रव्यमान है। लेकिन यदि हम विलयन के आयतन या तो आयतन प्रतिशत निकाल रहे हैं तो हम बात करेंगे, अभी दोनों में था द्रव्यमान द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के लिए हम क्या निकालेंगे कि विलयन का द्रव्यमान बटा विलयन का, यहाँ द्रव्यमान का हो जाएगा विलयन का और यहाँ आयतन, ठीक है। तो विलय का यहाँ आयतन है, क्योंकि यहाँ आयतन पूछा है, दोनों में आयतन और आयतन प्रतिशत, तो विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुने 100, ठीक है। डायरेक्ट ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके आधार पर न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अब बात करते हैं निलंबन। तो निलंबन एक अस्थायी विषमांगी मिश्रण है, एक अस्थायी विषमांगी मिश्रण है
और इसके अगर बात करें गुणधर्म को देखें निलंबन को, तो पहला इसका एक गुणधर्म है कि ये निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है निलंबन, ठीक है। और इसके कण को आंखों से देखा जा सकता है, जिस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं, आराम से इसको देख सकते हैं कि नीचे में तल में बैठा हुआ है। और अगर हम इस ग्लास जार को यानी बर्तन को अगर हम हिला डुला रहे हैं तो ये यानी इसके जो कण है वो चारों ओर फैल जा रहे हैं, यहाँ फैल जा रहे हैं, तो ये फैल जा रहे हैं, ठीक है। निलंबित कण जो है सो प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, फैलाते हैं, ठीक है। अभी हम समांगी मिश्रण में हम देखे थे प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, ठीक है। और इसमें देखते हैं निलंबित में ये फैलाते हैं। और बात करें इसमें तो ये छानन विधि द्वारा इन कणों को पृथक किया जा सकता है, जैसे पानी और रेत का मिश्रण, ठीक है। पानी यानी जल और रेत का मिश्रण, तो दोनों को अगर हम मिलाएं पानी और बालू का मिश्रण को, तो हम अगर देखें तो जब तक हिला रहे तो रेत के कण यहाँ पूरा हिलने लगे यानी इधर उधर बिखर जाएंगे, ठीक है, जिस प्रकार ये पहले जार में दिखा रहा है। और दूसरे जार में अगर हम छोड़ दें कुछ समय तक तो उसके बाद ये मिट्टी के कण या रेत के कण तल में बैठ जाते हैं, ठीक है। हिलाने पर कण निलंबित रहते हैं और स्थान छोड़ देने पर कण नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। और इसको छानन विधि द्वारा मिश्रण से अलग किया जा सकता है, ठीक है। अब कोलाइड और टिंडल प्रभाव देखते हैं, ठीक है। कोलाइड और टिंडल, कोलाइड के कण निलंबन से छोटे, अभी निलंबर पढ़े ना, तो निलंबर से छोटे लेकिन विलयन से बड़े होते हैं, ठीक है। विलयन से थोड़े बड़े होते हैं, ये देखने में लगते समांगी है लेकिन वास्तव में विषमांगी होते हैं, ये याद रख लीजिएगा कोलाइड का, ठीक है। अगर हम विलियन 1 में हम देखें या विलियन 2 का विश्लेषण करें उसके बाद विलियन 3, तो हमको समझ में आएगा। विलियन 1 में हम देखें तो प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये दिख रहा है कि प्रकाश मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। और कोलाइड यानी दूसरे बर्तन में देखें तो प्रकाश के किरण का फैलना टिंडल प्रभाव यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पूर्ण रूप से ये पता चल रहा है कि ये कोलाइड है। हम यहाँ पहले बर्तन में हम समझ पाए कि ये पहले बर्तन से ये निष्कर्ष हुआ कि ये बर्तन जो है सो विलयन है, क्योंकि प्रकाश की किरण जो है सो पूर्ण रूप से पास हो जा रही है बर्तन से, तो ये विलयन है, ठीक है, यानी विलय और विलायक, ठीक है। और इसमें कोलाइड है, ये कोलाइड क्यों है, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को फैला दे रहे हैं। यहाँ तो हम देखे प्रकाश की किरण तो साथ समान में जा रहे हैं इसी टॉर्च के समान सामने, लेकिन इस बर्तन के पास होने के बाद, इस बर्तन में जाने के बाद, इस बर्तन में देख रहे हैं कि फैला दे रहे हैं प्रकाश के कण। जब फैला दे रहे हैं तो ये टिंडल प्रभाव है, और जब टिंडल प्रभाव है तो ये कोलाइड का काम कर रहा है, ठीक है। और निलंबन को और देखें तो निलंबन जो है सो और फैला दे रहे हैं, और रेत को तो हम देख रहे हैं तो इसको कह सकते हैं निलंबन, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें कुछ फैक्टर देख लेते हैं। जंगल के कोहरे या बंद कमरे में छोटे छिद्र से आती रोशनी में भी क्या दिखाई देता है, टिंडल प्रभाव। जंगल का कोहरा बात करें या तो बंद कमरे में जो छोटे छिद्र से आती रोशनी है खिड़कियों से या तो किसी दरवार, तो उस रूप में हम देखें तो ये टिंडल प्रभाव को दिखा जा सकता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कोलाइड के प्रकार। तो कोलाइड के प्रकार में कोलाइड विलयन जो है सो परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है, दो चीजों से, एक परिक्षेपित प्रवस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम, दोनों से मिलकर बनता है कोलाइड विलयन। जैसे हम बात करें एरोसोल की, ठीक है, ये एरोसोल कैसे बनता है, तो द्रव या तो ठोस, दोनों द्रव या ठोस दोनों से या दो द्रव या ठोस दोनों में से एक, ठीक है, और गैस, ठीक है। तो हम बात करें द्रव या ठोस क्या हो गया, परिक्षेपित प्रवस्था, और यहाँ परिक्षेपण के लिए गैस, ठीक है। दोनों मिक्स करके एरोसोल बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो कोहरा यही है, इसी का उदाहरण है, बादल भी और धुआं भी, इस आधार पर इसका पिक्चर कोहरा बादल धुआं, ठीक है। अगर फोम की बात करें, फोम, तो फोम जो है सो परिक्षेपित अवस्था क्या है, गैस, और परिक्षेपण ठोस या तो द्रव, ठीक है। तो फोम परिक्षेपित गैस और ठोस या द्रव परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। तो इनके माध्यम से क्या बनता है कोलाइड विलयन। तो एग्जांपल हम देखते हैं शेविंग क्रीम और स्पंज, ठीक है। अगला लेते हैं इमल्सन, ठीक है। इमल्सन की बात करें तो ये द्रव में होता है, ठीक है, द्रव का द्रव में। तो ये उदाहरण में हम देखते हैं दूध है, फेस क्रीम है। सोल की बात करें तो ठोस का द्रव में होता है, ठोस का द्रव में। जैसे उदाहरण करें ठोस का द्रव में जैसे कीचड़ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया,
ठीक है, इसके उदाहरण है। जेल की बात करें तो जेल जो होता है सो द्रव में ठोस होता है, ठीक है, द्रव में ठोस। तो जैसे उदाहरण करें तो जेली, पनीर और मक्खन, ठीक है। तो ये क्या समझे कि कोलाइड विलयन दो कोलाइड विलयन की दो प्रवस्था से बनती है। एक होती है परिक्षेपित और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। इन दोनों के मिलने से कोलाइड विलयन बनता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। भौतिक बनाम रासायनिक परिवर्तन। भौतिक बनाम रासायनिक परिवर्तन में हम देखें तो भौतिक परिवर्तन देखें तो ये तो भौतिक परिवर्तन का बर्फ का पिघलना, जिस तरह देख रहे कि बर्तन में बर्फ पिघल रही है, पेड़ों को काटना और जल का उबलना, ठीक है, ये सब क्या चीज है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, जैसे देख बर्फ का पिघलना तो हम फिर बर्फ पा सकते हैं, यानी पानी भी मिल सकता है, ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। पेड़ों को काटना तो पेड़ को फिर हम पेड़ को उगा सकते हैं उसी से, और जल का उबलना उसी। तो पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जैसे बात करें, देखो ये पदार्थों के संगठन जो है बिना परिवर्तन किए, उसमें परिवर्तन किए बगैर और उनकी रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बर्फ का रासायनिक परिवर्तन और उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा पानी में, फिर पानी से बर्फ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस आधार पर यह हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है और क्या बनाता है, एक नया पदार्थ बनाता है। जैसे हम देखें तो यहाँ लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलने से क्या मिलेगा, फिर राख मिलेगा। यही हम देखें तो लोहे में जंग लगना, तो ये आधार पर वो रासायनिक परिवर्तन है। पूर्ण रूप से फिर से हम इस लोहे को यानी इसको फिर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, फिर उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ये लोहे के किल को अगर एक बार जंग लग गया तो पूर्ण रूप पहले जिस प्रकार लोहा का किल था उस प्रकार फिर प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार लकड़ी को जला दिए इसका राख ही बचेगा, फिर लकड़ी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों परिवर्तन होते हैं, ठीक है। भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं मोमबत्ती के जलने के लिए। एक फैक्ट याद रख लीजिएगा नोट में याद करके, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ में हम देखेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे तत्व। शुद्ध पदार्थ में हम क्या पढ़ेंगे, तत्व। तो अगर एक इतिहासकार के अनुसार देखते हैं, रॉबर्ट बोयल 1661 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। तो याद रखने वाली बात है कि तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया, तो रॉबर्ट बोयल ने, ठीक है। और एंटोनी लॉरेंट लवाजिये ने क्या परिभाषित किया कि पदार्थ का वह मूल रूप जिससे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा कहा गया, लवाजिये के द्वारा। लवाजिये ने कहा कि पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में बांटा नहीं जा सकता है, ठीक है। और रॉबर्ट बॉयल का याद रख लीजिएगा, तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया। तो हम सबसे पहले हम सब पढ़ते हैं शुद्ध पदार्थ में तत्व हो गया, इसमें हम पढ़ेंगे धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। तो धातु के बारे में सभी जानते होंगे, ये तब चमकीले हो सकते हैं, इनके गुण हम देख रहे हैं, ताप होते हैं इसमें, और विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। विद्युत के सुचालक यानी इसमें उस विद्युत प्रवाहित हो सकती है, और क्या हो सकता है, तन्य होती है, ठीक है, और आघात वर्धित होती है। तो ये तब सब तो पता ही होगा, चमकीला, ताप और विद्युत की सुचालक, तन्य और आघात वर्धन, ठीक है। जैसे बात करें सोना, लोहा और सोडियम, ठीक है, ये सब धातुएं हैं क्योंकि ये इसके कुछ न कुछ गुण इनमें रखते हैं, ठीक है। और अधातु की बात करें तो ताप, अधातु की बात करते हैं तो ताप, विद्युत की कुचालक और चमकीली यह तन्य नहीं होती है, ठीक है। विभिन्न रंगों की होती है लेकिन, ठीक है। ये देखें कि ताप और इसमें होता था सुचालक और इसमें होता है कुचालक, ठीक है। और इस ना तो ताप होता है ना ही चमकीली या तो तन्य, ठीक है, इसको तन्य नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए बात करें तो ऑक्सीजन
उदाहरण की बात करें ऑक्सीजन, कार्बन, आयोडीन, तो यह उदाहरण के साथ याद रख लीजिए। उपधातु की बात करें तो धातु, उपधातु, धातु और उपधातु अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं उपधातु। ठीक है, उपधातु जो होते हैं सो अधातु माने धातु और अधातु दोनों के बीच के गुणों को दर्शाते हैं उपधातु। जैसे उदाहरण में बात करें तो बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो एक फैक्ट देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं 100 से अधिक तत्व ज्ञात हैं, जिसमें से 92 जो है सो प्राकृतिक तत्व हैं और 11 गैस है। ठीक है, और जिसमें से हम बात करें 92 और 11, तो इसमें हम बात करें 2 द्रव होते हैं, 2 द्रव तत्व है। और द्रव कौन कौन है? पारा और ब्रोमीन। ये ऐसे द्रव तत्व है जो कमरे के तापमान पर ये द्रव अवस्था पर होते हैं। ठीक है, कमरे के तापमान पर ये द्रव अवस्था में होते हैं। कौन? 2 द्रव, ये है ब्रोमीन और पारा। अब समझते हैं शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ क्या है? वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनते हैं। से लिखते हैं, एक साइड है हाइड्रोजन गैस और दूसरे साइड ऑक्सीजन गैस, और इनके दोनों योग से क्या बनता है? जल यानी H2O। ठीक है, यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से पूरी तरह से भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, ठीक है, और ऑक्सीजन जलने में सहायक है, लेकिन दोनों से बना क्या बना? जल। जो जल क्या काम करता है आपको बुझाने। ये दोनों देखे हैं कि हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, लेकिन उससे बना क्या? बना जल, जो उल्टे आग को बुझाने का काम करता है। ठीक है, अब एक्टिविटी में हम देखते हैं क्या बोल रहा है कि प्रयोग, लोहे का चूर्ण और सल्फर को सिर्फ मिलाने से मिश्रण बनता है। ठीक है, लोहे का चूर्ण और सल्फर को मिलाने से क्या बनता है? मिश्रण। तो ये चुंबकीय गुण बरकरार रखता है, लेकिन तीव्रता से गर्म करने पर नया यौगिक क्या बनता है? आयरन सल्फाइड बनता है, जिसके गुण पूरी तरह से क्या होते हैं? अलग। ठीक है, एक्टिविटी है, क्रियाकलाप, इसको छोड़े आगे समझते हैं। महामुकाबला में देखते हैं, महामुकाबला में हम क्या क्या इसकी तुलना करेंगे, जो हम पढ़े उसके एक आधार पर। तो तुलना करते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे, तुलना करेंगे मिश्रण और यौगिक के बीच में हम तुलना करते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मिश्रण और यौगिक की तुलना करेंगे, तो मिश्रण का हम इन दोनों की क्या क्या तुलना करेंगे, क्या क्या? तो ये निर्माण में हम देखेंगे, संगठन देखेंगे, इनके गुणधर्म देखेंगे और इससे पृथक्करण देखेंगे। ठीक है, तो निर्माण की बात करें, मिश्रण की निर्माण की बात करें, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तत्व या तो यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए बनते हैं, कोई नया यौगिक नहीं बनता है। ठीक है, इसमें मिश्रण में। अब बात करें यौगिक जो है, सो यौगिक में तत्व क्रिया करके नया यौगिक का निर्माण करते हैं यौगिक में। ठीक है, संगठन की बात करें इसमें, तो तत्व मिश्रण में संगठन जो होते हैं परिवर्तनीय होता है, और इसमें जो होता है यौगिक जो होता है सदैव स्थायी होता है। नए पदार्थ का संगठन कैसा होता है? सदैव स्थायी होता है। ठीक है, फिक्स रहेगा, लेकिन मिश्रण में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं इसके। अगर इनके गुणधर्म की बात करें, तो मिश्रण के गुणधर्म में उपस्थित घटकों के गुणों को दर्शाता है। ठीक है, इसके उपस्थित घटकों के गुणों को दर्शाता है, लेकिन यौगिक में जो है तो नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से अलग हो जाता है। ठीक है, अगले हम पृथक्करण में बात करते हैं। तो पृथक्करण जो है सो घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से अलग किया जा सकता है। ठीक है, आसानी से उसको अलग किया जा सकता है, लेकिन यौगिक की बात करें तो केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसको मिश्रण को सुगमता से, और इसको 2 ही तरीके से, रासायनिक या तो वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पदार्थ का मास्टर ब्लूप्रिंट में हम देखेंगे एक आधार पर पूर्ण रूप से जो पढ़े उसको। तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो ठोस, द्रव, गैस होते हैं। पदार्थ को क्या 2 भाग में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ में हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़े हम तत्व और यौगिक के में। ठीक है, हम तत्व और यौगिक को पढ़े और इसमें हम इसको तत्वों में क्या समझे,
शुद्ध पदार्थ के तत्व में सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे में कॉपर और ऑक्सीजन को सरल पदार्थ में बांटा नहीं जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यौगिक में देखें तो नियत संगठन होता है। नियत संगठन मतलब रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे जल या जल में नमक या तो चीनी का घोल, ठीक है, इसको रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, तो ये यौगिक हो गए। ठीक है, अब मिश्रण की बात करें तो मिश्रण में कोई नियत संगठन नहीं होता है। ठीक है, जैसे बात करें तो इसमें संगठन, इसके मिश्रण के दो प्रकार हैं, समांगी और विषमांगी। तो इस समांगी में क्या था, समान संगठन था, और विषमांगी में असमान संगठन, यही था। उदाहरण के लिए बात करें तो जल में चीनी या तो बात करें जल में नमक। ठीक है, ये दोनों का घोल समांगी मिश्रण कहलाया। विषमांगी में देखें तो बालू तथा नमक को हम अगर मिश्रित कर दिए तो विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, तेल में जल या तो इसी आधार पर देख लीजिए, बालू तथा नमक का मिश्रण और तेल में जल, तो ये विषमांगी मिश्रण हो गया। अब मुख्य निष्कर्ष के आधार पर बढ़ते हैं, इतने लास्ट टॉपिक में इसमें क्या निष्कर्ष निकला, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या नहीं है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो शुद्धता की परिभाषा के आधार पर हम देखें तो विज्ञान में एक शुद्ध पदार्थ हुआ है जो केवल एक ही प्रकार के कणों से बना हो, बाकी सब कुछ क्या है, मिश्रण। ठीक है, एक ही प्रकार के कणों से बना हो तभी वो शुद्ध होगा, नहीं तो वो मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, अब हम समझेंगे, इसके समझ लेते तत्व और यौगिक। तत्व यौगिक में हम देखें, तत्व पदार्थ का मूल रूप है। ठीक है, पदार्थ का मूल रूप कौन है, तत्व। जब तत्व एक निश्चित रासायनिक अनुपात में मिलता है तो उससे क्या बनते हैं, यौगिक, और जिनके गुण पूरी तरह से नए होते हैं। यौगिक के पूरी तरह से नए होते हैं, जिस आधार पर बताया था हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ है, और इससे क्या बताए थे, ऑक्सीजन जो जलने में सहायता करता है। अब ये दोनों को मिला दिए तो ये क्या बन गया, H2O, जो पानी बन गया। पानी क्या होता है, आग को बुझाने में काम आता है, तो ये यौगिक हो गया। ठीक है, अब मिश्रण के प्रकार हम देखते हैं, तो मिश्रण के प्रकार हम देखें समांगी और विषमांगी था। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण। निलंबर और कोलाइड की बात करें तो ये दोनों विषमांगी मिश्रण है। देखने में तो लगते हैं कुछ समांगी, लेकिन होते विषमांगी है। ठीक है, कोलाइड के कण इतने बड़े होते हैं कि वे प्रकाश को फैला देते हैं, और इसी को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश के कण को फैला देते हैं तो इसको कहा जाता है टिंडल प्रभाव, और नहीं फैलाते तो सुनेंगे। ठीक है, परिवर्तन का नियम हम समझते हैं, तो परिवर्तन का नियम क्या कहता है, भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था बदलती है। ठीक है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नए रासायनिक संगठन का निर्माण होता है। ठीक है, अवस्था बदली फिर से उसे दूसरी अवस्था में, जैसे बर्फ है, बर्फ से क्या बना, जल। ठीक है, जल बन गया। अब जल से क्या बन गया, अगर हम इसका गैस बन गया। अब हम फिर इसी अवस्था से हम चेंज बन कर सकते हैं। ठीक है, यानी फिर ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में इसको ला सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और ये सिर्फ क्विक रिवीजन रहेगा। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।